नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। और आज हम सामान्य हिंदी की कक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी जो है एक भाषा है और ये भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। इसको बोलते हैं अल्फाबेट। ये आप सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन क्या है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वह यूपी पेट हो, यूपी पुलिस हो, सी टेट, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती हो, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस, इन सभी में यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज इसी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, छोटे से बड़े जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है वह है वर्णमाला। तो वर्णमाला की ही परिभाषा कई बार देखी जाती है कि परीक्षा में पूछी गई है, तो हम आपको उसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे, उसको नोट कर सकते हैं आप। आपको बताया था कि लिपि चिन्ह, तो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम, या आपको जो इसमें पहला शब्द दिखाई दे रहा है ये वर्ण, आपको कल बताई थी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की अगर हम बात करें, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह, भाषा की अगर सार्थक इकाई पूछते हैं तो वह होती है वाक्य। वाक्य के बाद अगर हम बात करें तो उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य के बाद हम देखते हैं पदबंध, और पदबंध के बाद पद या जिन्हें शब्द कहा जाता है, शब्द। और शब्द के बाद इससे छोटी इकाई होती है अक्षर, या इसी को क्या बोलते हैं, अक्षर के बाद ध्वनि या वर्ण, अक्षर को भी वर्ण बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा क्या है, वर्ण। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, वर्णमाला। तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, जो वर्ण हैं वो सभी पाए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वर्णमाला की क्या परिभाषा है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्णमाला की क्या परिभाषा है, तो वर्णमाला के लिए क्या कहा जाएगा कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वर्णों का व्यवस्थित समूह, या इसी को बोल सकते हैं, वर्णों को ही क्या बोलते हैं, लिपि चिन्ह। लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण माने गए हैं, तो देखते हैं कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। अगर हम आगे देखते हैं तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण माने गए हैं। लेखन के आधार पर अगर देखते हैं तो 52 वर्ण माने गए। ये 52 के 52 वर्ण आपको इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन रखे गए। तो आज हम जो शुरू करेंगे अपने इन 13 स्वरों के बारे में आपसे पहले शुरू करेंगे। इसमें भी क्या है कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर माने गए हैं और 10 स्वर माने गए हैं और लेखन के आधार में 13 स्वर माने गए हैं। तो ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट की जाएंगी। और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और इनके पीछे किस तरह का वैज्ञानिक आधार हिंदी भाषी वैज्ञानिकों ने बनाया है, वह सब आपको इसमें स्पष्ट किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वरों की संख्या देखते हैं। स्वर की क्या परिभाषा एक होनी चाहिए, वह आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें लिखिए कि वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इसमें एक और विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी कि स्वरों के उच्चारण में भीतर से बाहर आती हुई वायु, जो इनका उच्चारण होगा, तो उसमें जो भीतर यानी हमारे अंदर से भीतर से बाहर आती हुई वायु, ये वैज्ञानिक है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो वायु है वह मुख के मार्ग में कहीं भी बाधित नहीं होती। कहीं भी बाधित नहीं होती, अर्थात निर्बाध रूप से बाहर आती है। तो आपने देखा कि स्वर क्या होंगे।
सबसे पहले उसकी परिभाषा आपसे डिस्कस की गई। ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं और भीतर, ये वैज्ञानिक आधार है कि भीतर से बाहर आती हुई वायु मुख के मार्ग में कहीं भी बाधित नहीं होती, अर्थात निर्बाध रूप से बाहर आती है। और स्वरों की संख्या भाषा वैज्ञानिकों ने क्या, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि स्वरों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ग्यारह मानी गई है। तो ये आप नोट डाउन करिएगा कि अभी आपको ये प्रश्न कंफ्यूज करेगा और ये अलग अलग तरीके से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप देखना। इसमें आपको स्वरों के बारे में बताया गया है और स्वर आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। जो 13 स्वर माने गए हैं और 11 स्वर माने गए हैं और 10 स्वर माने गए हैं, उसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपके स्वर हैं, आपको याद होंगे। सबसे पहले आ, ई, इसको लघु और इसको दीर्घ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो इनकी अगर आप संख्या करेंगे तो ये संख्या भी 13 है। लेकिन इन स्वरों को पढ़ने के लिए आपको एक बार ये देखना होगा कि 11 स्वर कौन कौन से माने गए हैं और 2 स्वर कौन से बाहर रखे गए हैं। इसमें आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। इसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले एक नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि प्रश्नों के सही उत्तर हम निकाल पाएं। हिंदी तो सभी ने पढ़ी हुई होगी क्योंकि सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। स्वरों की अगर पूछी जाती है आपसे कुल संख्या, तो आपका उत्तर होगा 13। दूसरा प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 11। और अगर आपसे पूछे जाते हैं मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर की संख्या आपसे अगर पूछी जाती है तो आपका उत्तर होगा 4। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से हमको पढ़ने हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये यहाँ पर आपका जो आंसर अगर ऑप्शन में 10 नहीं दिया गया है तो आपका क्या आंसर होने वाला है, आपका आंसर यहाँ पर 10 भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर होती है कि जो हमारे ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, उसके आधार पर आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो अभी हम आपको एक बहुत अच्छी टेबल बनवाने वाले हैं जहां से आपके 100% एक ना एक सवाल पूछा जाता है बार बार। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आप इस टेबल को नोट डाउन करेंगे। स्वर कितने हैं, 11। ठीक है, अब आप एक डायग्राम बनाइए।
सबसे पहले हम लिखेंगे 4। ये 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊ और रीरी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ये देखिए आ, ई, ऊ और रीरी। इनको हम 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिखिए ह्रस्व स्वर, फिर है लघु स्वर और फिर है मूल स्वर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, इसमें से लघु स्वर कौन सा है अन्य स्वरों के साथ, तो आपको इन चारों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे कितने 7 स्वर और बचते हैं जिनको बोला जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ या गुरु स्वर। इन 7 स्वरों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 स्वरों को बोला जाता है सजातीय स्वर, और 4 स्वरों को बोला जाता है विजातीय स्वर। ये 3 स्वर कौन से हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहला है आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इनको सजातीय इसलिए बोला जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये अपने ही जैसे 2 स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? अपने ही जैसे 2 स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। इसलिए इनका नाम है सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। तो इसमें क्या है कि ये 2 अन्य स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। आप देखिए ये 2 अन्य स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे आ और ई। और ये देखिए आ प्लस ए, या इसका एक और अन्य रूप आप देखेंगे आ प्लस आ प्लस ई। तो ये इसलिए क्या है, विजातीय स्वर है। और इनका एक नाम और है जो आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वह प्रश्न भी कई बार आपका पूछा गया है। तो ये देखिए, ये आपके विजातीय स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से
ये एक स्वर बनता है। और उनको सबसे पहले जो मैंने आपको मूल स्वर पढ़ाए थे, वो मूल स्वर इसलिए थे कि उनकी सहायता के लिए किसी भी अन्य स्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए आपके स्वर जो हैं, यहाँ पर जो 11 स्वर हैं वो पढ़ाए गए हैं। ये मूल स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी भी अन्य स्वर की जरूरत नहीं पड़ती और इनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या है 7। ये 11 हुए और इन 7 में 4 ये सजातीय स्वर हैं, 4 विजातीय स्वर हैं। और यहीं पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि इन्हीं विजातीय स्वरों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन से हैं और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहीं से आपका प्रश्न बनेगा। संयुक्त स्वर पूछा जाए या विजातीय, तो ये आपके ऑप्शन 4 रहने वाले हैं, ए ओ औ। तो ये चारों आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और इसमें मैंने आपको बताया है संख्या के आधार पर, मूल स्वरों की संख्या के आधार पर ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो उच्चारण के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण किया गया है, वह मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्वरों से आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। ये क्या है? ये आप देखिए, ये सब चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, वर्गीकरण जो है इनका करेंगे हम अभी। वर्गीकरण किसके आधार पर? इनका 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। हम सबसे पहले करेंगे उच्चारण। उच्चारण की मात्रा के आधार पर। उच्चारण की मात्रा के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया जाएगा? इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एक मात्रिक। सबसे पहले आप देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर सबसे पहले रहेगा एक मात्रिक, फिर आपका रहेगा द्विमात्रिक और तीसरा आपका रहता है त्रिमात्रिक। आपने ये सभी देखे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं आ रहे होंगे। अभी आपको सारा ध्यान आ जाएगा, क्योंकि आपने ये सभी देखे हैं। और इस एक मात्रिक को ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसमें क्या देखेंगे आप? ह्रस्व स्वर में आपके जो मूल स्वर हैं, ए, ई, उ और री, ये 4 रखे जाते हैं। द्विमात्रिक का मतलब है कि जो जितना उच्चारण करते समय हमें समय यहाँ लगा, उससे दुगना समय यहाँ लगना चाहिए। तो जैसे कि एक आ बोलने में जितना हमें उच्चारण करते हुए समय लग रहा है, आप बोल करके देखिए, उससे दुगना समय लगेगा आपको आ
बोलते हुए, फिर ई इस तरह से। तो ये जितने भी आपके बचते हैं शेष, वो सब आपके साथ के साथ स्वर इसमें आ जाते हैं। आप देखेंगे उ, ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये सारे आपके द्विमात्रिक में आ जाते हैं। तो किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय की जो मात्रा है, तथा ये मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हमें कम समय लगता है और उससे दुगना समय द्विमात्रिक में लगता है। तो त्रिमात्रिक में क्या लगेगा, हमें लगेगा 3 गुना समय। कैसे लगेगा, आपने एक अक्षर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ओ, ऊ और म। तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है त्रिमात्रिक की ओ को लंबा खींच करके बाद में माँ बोलना है। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, या जब आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो उसमें ये स्वर देखते हैं। तो ये क्या है, जब आप किसी को आवाज लगाते हैं या जब चिल्लाते हैं, तो जो स्वर हमारा प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या त्रिमात्रिक होता है। इसी स्वर का एक और नाम है, आप लिख सकते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर को भी देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी को आवाज लगाएंगे तो ऐसे आवाज नहीं लगाएंगे कि राम, ऐसे लगाएंगे राम। तो ये जो आपका ये जो उच्चारण में लगा समय है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसकी मात्रा, कितनी मात्रा में हम अपनी वायु का प्रयोग करते हैं किसी को आवाज लगाने के लिए, तो ये वही चीज होती है। तो ये आपका समझ में आया होगा आपको, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसके बाद जो है स्वरों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। जीव या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। इसमें क्या होगा कि इससे आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न इससे बनते हैं आपके। सबसे पहला है समवृत स्वर, फिर है विव्रत स्वर, फिर है अर्ध समवृत और अर्ध विव्रत। ये क्या है कि हमारी जीभ की जो ऊंचाई है, आप बोल करके इन सभी स्वरों का उच्चारण कर करके देखिए, अर्ध विव्रत कैसे होते हैं। अर्ध विव्रत स्वर के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। एक सेकंड दीजिए। अर्ध विव्रत स्वर, समवृत स्वर, ये क्या होते हैं। तो जब समवृत की बात आती है तो हमारी जीभ की ऊंचाई सबसे ऊंचाई पर रहेगी और इसमें ई, ऊ, ऊ, ये 4 स्वर रहेंगे। और विव्रत में हमारा क्या है, व्रत बनता है, आ, ऊ, आ, फिर ए और औ और ए और औ। ये हमारे इस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं
तो हमारा जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओठ यानी हमारा जो होठ है उसकी स्थिति के आधार पर क्या होगा कि एक सर्किल बनेगा, या उसे बोलते हैं वर्तुल, वर्तुल। और जिसमें आधा सर्किल बनेगा, सेमी सर्किल बनेगा, उसे बोलते हैं अर्धवर्तुल। और इसके बाद एक बचेगा अवर्तुल, जिसमें हमारा कोई सर्किल नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपके जो ये तीन स्थिति बनती हैं होठ के आधार पर, या तो सर्किल बनेगा, या आधा सर्किल बनेगा, या नहीं बनेगा। तो जब आप बोल करके देखेंगे उ, उ या उ, ओ और औ, तो आप अपने ओष्ठों की जो आकृति देखेंगे वो आपको दिखाई देगी सर्किल के आधार पर। और अगर इसके बाद आप आ और आ बोलते हैं तो आपको दिखाई देगी अर्ध सेमी सर्किल या अर्धवर्तुल। और जब आप बोलते हैं ई ए आई, ई ए आई, तो आपको इसमें कोई भी सर्किल दिखाई नहीं देता। तो ये ओष्ठों के आधार पर है, आप कहीं पर भी बोल करके देख लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर एक प्रश्न बताइए कि दही, दही कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप ये बताइए कि ये दही कैसा शब्द है? आपको क्या लगता है? इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, बताइए कि दही कैसा शब्द है। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर स्त्रीलिंग बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? पुल्लिंग। दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा है। ठीक है। और अभी आपका जीव के प्रयोग में आने वाले भाग के आधार पर और एक वर्गीकरण किया जाएगा, तो आप उसका भी देख लीजिए। लास्ट आपका आज का ये रहेगा। स्वरों की आज कक्षा हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, जीव के प्रयोग में आने वाले भाग के आधार पर, इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें तीन स्थितियां बनेंगी आपकी। वह तीन स्थितियां कौन सी बनेंगी, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहली बनेगी अग्र स्वर, फिर बनेगी मध्य स्वर, और फिर बनेगी पश्च स्वर। तो इसमें आपके मध्य स्वर में केवल आ को रखा जाता है, और अग्र स्वर में ई ए आई, ये चारों एक साथ ही चलती है। देखिए, अवर्तुल में साथ है, अग्र स्वर में भी ये साथ है, मध्य में है आ, और पश्चिम में आ जाता है आ, उ, ओ और औ। तो ये इस तरह से क्या है, आपके स्वरों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्वरों से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं
वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर और इसके अलावा उच्चारण के आधार पर। यहाँ आपकी आज की जो कक्षा है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको बताया गया सामान्य हिंदी में वर्णमाला की कक्षा आज से आपकी स्टार्ट हुई है। ये वर्णमाला का पार्ट 1 था, जिसमें आपको ये स्वरों के बारे में बताया गया, वर्णों के बारे में बताया गया, वर्ण किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है। इसमें स्वरों की कुल संख्या पूछी जाएगी तो 13 आंसर रहेगा, स्वर 11 होते हैं। तो इस तरह से जो आपकी ये कक्षा है ये चलती रहेगी और आप इसका पूरा फायदा उठाते रहिए। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी कक्षाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अभी हमारी जो आगे की कक्षाएं आएंगी जो शब्दावली से संबंधित रहेंगी वो आरओ एआरओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप इस कक्षा को देखते रहिए और आपका यहाँ से एक भी सवाल बचकर जाने वाला नहीं है। ये हमारी गारंटी है कि जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके इसी पुस्तक से आएंगे और बाद में हम आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो वर्णमाला से पूछे गए प्रश्न हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको बताया जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उसका क्या आंसर रहेगा आप बता सकते हैं। उसका आंसर रहेगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर उसमें ऑप्शन में ध्वनि दिया गया है तो आप ध्वनि पे आंसर लगाएंगे। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम आपकी शुरू करेंगे जो व्यंजन व्यंजन की कक्षा। अभी इसमें आपके सारे स्वर के प्रकार बता दिए गए हैं, वर्गीकरण कर दिया गया है। इसके बाद आपका जो होगा वो व्यंजन की कक्षा होगी। व्यंजन के बाद हम फिर अगली कक्षाएं लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्लासेस पसंद आ रही होंगी और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सारी चीज़ें आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो भी आपको और किसी विषय में किसी भी विषय में कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।